हाय फ्रेंड्स, मैं जागेश्वर कुमार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो बैच के सीरीज में इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें पिछले कक्षा के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था भारत के संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास के क्रम में आप लोगों को बताया गया था, बहुत सारे एक्ट का मैंने चर्चा किया था, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 काफ़ी महत्व रखता है और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया था जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों उसके साथ साथ मैंने संविधान सभा के बारे में भी चर्चा किया था, उसके विकास के क्रम के बारे में बताया था। उसी में से संविधान सभा भारत के प्रारूप समिति एक महत्वपूर्ण समिति है, प्रारूप समिति, जिसके बारे में मैं आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हूँ। तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे तथा उसमें 6 अन्य सदस्य थे। दोस्तों तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि निम्न में से कौन सदस्य थे या निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे, इसलिए प्रारूप समिति चूँकि एक महत्वपूर्ण समिति है, इसलिए इन समिति के सदस्यों को भी जानकारी रखना अति महत्वपूर्ण है। तो पहला थे डॉक्टर एन गोपाल स्वामी आयंगर, फिर डॉक्टर के.एम. मुंशी, B.A. स्मिथ। तो B.A. स्मिथ के बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जगह पे आते हैं एन माधव राव। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे B.A. स्मिथ के जगह पे एन माधव राव का स्थान दिया जाता है। फिर है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला, डॉक्टर पी खेतान के जगह पे बाद में टी कृष्णमाचारी आते हैं। तो संविधान सभा का जो प्रारूप समिति था उसमें 6 सदस्य होते हैं और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है सो उसके अध्यक्ष होते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को और संविधान सभा में स्थान नहीं मिल पा रहा था। उस समय काफ़ी अटकलें चल रही थी, लेकिन बम्बई प्रेसिडेंसी ने उसको आमंत्रित किया और बम्बई प्रेसिडेंसी ने उसको संविधान सभा में चुनकर डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने का काम किया था। तो एग्जामिनेशन में दोस्तों ये पूछ दिया जाता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वो किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। मतलब आपको ये क्वेश्चन पूछ देता है कि संविधान सभा में जो प्रांतों से सदस्यों का जो चुनाव हुआ था तो कौन किया था उसका चुनाव? तो प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुनाव किया गया था। उसके बाद एक अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में जब भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति तथा उसको जो विभाग मिला था उससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए यह भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले का विभाग सौंपा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का विभाग सौंपा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया था। लियाकत अली खां को वित्त विभाग और C राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला विभाग दिया गया था। तो दोस्तों ये अंतरिम सरकार 1946 में जो गठन हुआ था, मतलब चुनाव से पहले जो गठन सरकार किया गया था, सरकार का गठन, उसे ही अंतरिम सरकार हम लोग कहते हैं। आज़ादी से पहले जिस सरकार का गठन किया गया था तो उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उनको कौन कौन सा विभाग दिया गया था, इससे भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा मैं आप लोगों के बीच रखा हूं। दोस्तों पहला कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। आपको मालूम होगा दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, मतलब जब सत्र नहीं चल रहा होता है, जब सत्र विश्राम काल में होता है और उस स्थिति में अगर कोई अति आवश्यक समस्याएँ आ जाती है या कोई अति आवश्यक विधान का आवश्यकता पड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति है सो अध्यादेश जारी करते हैं और पुनः संसद का सत्र शुरू होने के बाद उसको मान्यता
दी जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं उनकी जो शक्ति है वो कहाँ से प्रेरित है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 बना था तो उसमें एक क्लाउज डाला गया था कि 10 वर्षों के बाद इसकी समीक्षा किया जाएगा। तो उस हिसाब से 1919 के अधिनियम का समीक्षा 1929 को होना था, लेकिन ब्रिटिश सरकार है सो यहाँ पे अपनी क्या कहते हैं उसको फायदे को देखते हुए या अपनी इच्छाओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया जाता है, जिसका काम था 1919 की समीक्षा करना, भारत शासन अधिनियम 1919 का समीक्षा करना। तो इसके विरोध में काफ़ी विरोध भी होता है, काफ़ी विरोध प्रदर्शन होता है, साइमन गो बैक का नारा लगाया जाता है। तो ये इन तमाम बातों को हम लोग आगे पढ़ेंगे, इतिहास पे इसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो प्रथम संविधान सभा का जो बैठक हुआ था उसकी अध्यक्षता आपका क्या नाम था उनका, उन्होंने किया था और सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, और इनका जो अस्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित नेहरू द्वारा। कब किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन संविधान सभा ने उसको स्वीकार कब किया, तो 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। दोस्तों, जो अभी राष्ट्रीय ध्वज मेरा तिरंगा है उसको कब अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा, तो 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। भारतीय संविधान को कभी कभी सवाल पूछ देता है कि कब स्वीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, लेकिन पूर्ण रूप में लागू कब से हुआ, तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। जन गण मन जो हमारे राष्ट्रीय गान है उसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह जिसको अशोक स्तंभ, जिसको हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लेते हैं, उसको अंगीकृत कब किया गया था, अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जिस तरह प्रारूप समिति था उनका अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे, उसी तरह एक झंडा समिति था जिनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों, कुछ और भी समितियां हैं, तो हम लोग अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण समितियों और उनके अध्यक्ष की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण समितियां एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मायने रखता है और उनके अध्यक्ष कौन थे। तो इन तमाम बातों का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ भारतीय संविधान जो है वो किसी एक स्रोत से नहीं बना हुआ है दोस्तों, तो हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या है, यानी भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया वो किन किन स्रोतों के आधार पर किया गया है, किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया है। तो अगला वीडियो में इस चैप्टर के इस टॉपिक का बचा हुआ शेष भाग जो विभिन्न महत्वपूर्ण समितियां और उसके अध्यक्ष के बारे में चर्चा करेंगे, तथा साथ ही साथ संविधान का जो स्रोत हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि संविधान में जो बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हम लोग कहाँ के संविधान से उसको अडॉप्ट किए हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सीरीज चल रहा है आपके एग्जामिनेशन तक चलेगा। आप कंटिन्यू समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहे। आपको जो कंटेंट दिया जाएगा दोस्तों वो काफ़ी ऑथेंटिक कंटेंट होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट होगा, और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से कम उतनी बातें तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कीजिए, और प्रतिदिन 6 बजे तक आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, 6 बजे सुबह तक दोस्तों। इसीलिए आप दिन में कभी भी समय निकाल के जब भी आप फुर्सत में हो वीडियो को प्लीज़ देखिए और उससे अपडेट होइए, उसका नोट्स तैयार कीजिए, और जब वीडियोस को बार बार रिवाइंड करके आप देखें, 1 बार 2 बार 3 बार अगर वीडियो को आप देख लेते हैं दोस्तों तो आप कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और कोई भी क्वेश्चन जो इस चैप्टर से या इस टॉपिक से आपसे आएगा एग्जामिनेशन में तो आपसे छूटेगा नहीं। तो दोस्तों, आप वीडियो बने, ये उद्देश्य है समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब का, और इसके लिए आपके साथ हमेशा निरंतर आपके प्रयास में सहयोग मिलता रहेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।